बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2। टाइम पे आना है बच्चियों, रोज़ डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को। क्या कर रहे थे? इंटेंजिबल एसेट्स। कहाँ पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे थे? ठीक है, हेडिंग बनाएं, एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट थ्रू एक्सचेंज, एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज के ज़रिए इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करना। एक्सचेंज में कितने इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे बच्चों? 2। एक गिविंग अप एसेट होगा और एक, स्टॉप करिए, एक गिविंग अप एसेट होगा और एक रिसीविंग अप एसेट होगा। लिख लें, रिसीविंग अप एसेट, गिविंग अप एसेट। रिसीविंग अप एसेट और सेकंड क्या है? गिविंग अप एसेट। आने वाला एसेट और जाने वाला एसेट। तो कह सकता हूं डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। FR1 में डिस्पोजल अकाउंट बना करता था, एसेट अकाउंट बनता था, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता था। याद है भाई? तो 3 लेजर्स के फॉर्मेट बना लें, 3 लेजर्स के फॉर्मेट बना लें, 3 लेजर्स के फॉर्मेट। एक को नाम दें इंटेंजिबल एसेट अकाउंट, एक को नाम दें इंटेंजिबल एसेट अकाउंट, दूसरे को नाम दें अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट, और तीसरे को नाम दें डिस्पोजल अकाउंट। एसेट अकाउंट, अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट, और तीसरे को क्या नाम दें? डिस्पोजल अकाउंट। कुछ याद है एक्सचेंज की एंट्रीज? अगर मैं आपको कहूं 2 मिनट में आप जरा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें, जरा मुझे भी अंदाजा हो जाए कि FR1 कितना फ्रेश है आपका। तीनों के जरा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें। अभी स्क्रीन पर मैं आपके साथ बनाऊंगा। एसेट अकाउंट बनाने की कोशिश करें, अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का अकाउंट बनाने की कोशिश करें, डिस्पोजल अकाउंट बनाने की कोशिश कीजिए। शाबाश। यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आप लोगों को? बाहर तो आपने टाइम पे आना है ना बेटा, 6:50 पे आपने क्लास में आना है। कल से ना हो बच्चियों, रोज़ों ने वैसे ही तो आपको आधा कर देना, बाकी मेरी डांट ले लेगी तो आप में क्या बचेगा। पहले एसेट का नाम क्या है? पहले अकाउंट का नाम इंटेंजिबल एसेट अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट। दूसरा क्या बनाऊंगा? अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट, अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट। और तीसरा क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट।
जी भाई, बैलेंस बीडी आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर आउटराइट परचेज किया तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, और अगर एक्सचेंज से एसेट आया तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। यहां तक कोई इशू? ओके। और अगर कोई एसेट आउटराइट सेल्स में जा रहा है तो डिस्पोजल डेबिट, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा एक्सचेंज वाला एसेट होगा उसके लिए भी डिस्पोजल डेबिट और इंटेंजिबल एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये एसेट थ्रू एक्सचेंज आ रहा है और ये एसेट थ्रू एक्सचेंज जा रहा है। क्लियर बेटा? और लास्ट में क्या आया करता था? बैलेंस सीडी। ये फॉर्मेट हुआ करता था FAR1 में एसेट अकाउंट का, जब हम एसेट थ्रू एक्सचेंज भी करते थे और आउटराइट परचेज और आउटराइट सेल भी करते थे। क्लियर? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है बैलेंस बीडी आया करता था। ओके। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आएगा। जब कोई एसेट जाएगा तो इधर डिस्पोजल डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट होगा और यहां उसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आउट हो जाएगी, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट हो जाएगी और डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा और बाकी उसका बैलेंस सीडी हो जाएगा। जहां आपको लगे यार FR1 और मेरे FR2 में गैप आ रहा है, आपने फौरन कहना है कि सर ये इशू आ रहा है मुझे। ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा, ये सोच के बैठेंगे ना हम FR2 के स्टूडेंट हैं, अगर मैंने कोई हल्का क्वेश्चन पूछा तो क्लास कुछ बोलेगी, तो इंशाल्लाह मेरी क्लास में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप इंट्रो के लेवल पे भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। FR1 तो दूर की बात है। बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे यार, हम रॉ शेप में हैं, हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं और पहली दफ़ा इंशाल्लाह हमने पास होना है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, छोटे बच्चों को देखा है जो प्ले ग्रुप में होते हैं, हम भी कभी हुआ करते थे, आप भी कभी हुआ करते थे, तो वो क्या करते हैं, उनकी मैडम उनके सर शुरू हो जाते हैं 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, फिर वो शाउट करते रहते हैं। इर्द गिर्द में मैडम भी जा रही होती हैं, हेड मिस्ट्रेस भी जा रही होती हैं, पेरेंट्स भी जा रहे होते हैं, लेकिन उन बच्चों को किसी की कोई फिक्र, वो मस्त कलंदर अपने टेबल में याद कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपने लेके चलना है। यार साथ वाला कितना जीनियस है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने सीए इस अटेम्प्ट में करना है ये मुझे अंदाज़ा है। फिर इंशाल्लाह आप क्वेश्चन रेस करते हुए हेजिटेट नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हम सारे एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे, करेंगे कोशिश जी। डिस्पोजल डेबिट बोलें जी, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, ये कौन सा एसेट होगा जी? ये कौन सा एसेट होगा? ये गिविंग अप एसेट होगा, जाने वाला एसेट। और आने वाले एसेट के लिए क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा और डिस्पोजल क्रेडिट होगा। तो कह सकता हूँ ये ओल्ड के लिए हुआ करता था और ये एक्सचेंज में जो न्यू आएगा ये उसके लिए हुआ करता था। अगर एक्सचेंज में मेरा एसेट हल्का है और आने वाला एसेट हैवी है, यानी गिविंग अप हल्का है, रिसीविंग अप हैवी है, तो फिर इस एक्सचेंज में मेरे हाथ से कैश जब जाएगा तो डिस्पोजल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। और अगर रिवर्स है, गिविंग अप एसेट हैवी है, रिसीविंग अप एसेट हल्का है, तो इस ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट में कैश मेरी पॉकेट में आएगा, ऑल्दो ये रेयर होता है। इस केस में क्या होगा? कैश डेबिट होगा, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। अगर हुआ गेन तो डिस्पोजल डेबिट होगा और गेन क्रेडिट होगा, और अगर हुआ लॉस तो लॉस डेबिट होगा और डिस्पोजल। ये कुछ बनाया करते थे FAR1 में। फ़र्क ये था कि वहाँ टेंजिबल एसेट की एक्सचेंज थी और यहाँ इनटेंजिबल एसेट की एक्सचेंज है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें जी। जी, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट
और डिस्पोजल क्रेडिट। अब बेटा इंटेंजिबल के लिए जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो तीन है, स्ट्रेट लाइन है, WDV है और यूनिट्स मेथड है। कौन सा रेयर है? सम ऑफ ईयर डिजिट रेयर है और आवर्स मेथड रेयर है। मोस्ट कॉमनली कितने मेथड यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू IS 38? स्ट्रेट लाइन, WDV मेथड और यूनिट मेथड। यूनिट मेथड भी कम यूज होता है, ज्यादातर जो है वो कौन से यूज हो रहे हैं? स्ट्रेट लाइन और WDV। यहां तक ओके है? लिखें एक एग्जाम्पल लिखें। Company A has Company has an opening balance of intangible asset costing rupee 80,000 on 1/1/18 on 1/1/18 with an opening balance of accumulated depreciation with an accumulated amortization balance of rupee 20,000. Amortization is based on straight line basis. Amortization is based on straight line basis. On 1/7/18 a part of intangible asset was exchanged with a new intangible asset. कॉस्ट कितनी है भाई? 80,000। मैंने ओपनिंग बैलेंस कितना रखवाया अमोर्टाइजेशन का? 20,000। 80 20 20 को 16,000 कर लीजिए। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन जो 20,000 की है उसे कितनी कर लें? 16,000। 80,000 का 10% 8,000। भाई 8,000 हुआ ना? ठीक है। और 1/1/18 का बैलेंस बताया है। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट में? क्या लिखा है? विद अ न्यू इंटेंजिबल एसेट कॉस्टिंग 40,000 rate of amortization is 10% per annum. And old intangible asset was purchased
ऑन 1/1/16। एक्सचेंज की डेट बताई है मैंने, एक साथ, ठीक है। नया एसेट की कॉस्ट क्या बताई है? 40,000। 20, 5, 25, 80 में से 25, खामोश बोला ना करें, 80 में से 25, 55, ये आया 40, ठीक है। नया जो एक्सचेंज में एसेट आया उसकी कॉस्ट कितनी बताई है? 40, उसे 60 कर लें, 60,000। नए इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट 60,000 हो गया भाई। लिखें, आगे लिखें। ₹2,000 was paid, ₹2,000 was paid to settle the transaction. ₹2,000 was paid to settle the transaction. कितने पैसे दिए? 2,000 रुपये दिए इस ट्रांजैक्शन में हमने एसेट को क्या करने में? ट्रांजैक्शन को सेटल करने में और एसेट को एक्सचेंज करने में। मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लो भाई दोबारा सुनिएगा ध्यान से। कंपनी ए हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1/1/18 with an BD of accumulated amortization of 16,000. Amortization is based on straight line basis. On 1/7/18, a part of intangible asset was exchanged with a new intangible asset costing ₹60,000. यही लिखवाया था, ठीक है। Rate of amortization is 10% per annum and old intangible asset was purchased on 1/1/16. ₹2,000 was paid to settle the transaction. कितने का था हमारा पुराना एसेट? 80 बताया है जी, जी बताया भाई, 80,000 है। ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट है तो वो 80,000 है। 460 और नए एसेट की कितनी बताई है? 60,000। अभी कैश पेड मिस कर दें, ज़रा कैश पेड मिस कर दें। मैंने 2-3 अजम्पशंस लेके सॉल्व करवाना है। कैश पेड मिस कर दीजिए, अभी उस पर ब्लैंक लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मैं 2-3 दफ़ा वो चेंज करूँगा ताकि गेन भी ला सकूँ और लॉस भी ला सकूँ। अब मुझे बता दें ज़्यादा इधर स्क्रीन पर इंटेंजिबल का BD कितना लिखो? 80,000। मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा तो वो आपने खुद करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 80,000। नया कोई एसेट आउटराइट परचेज किया, छोड़ दो। कोई एसेट स्ट्रेट अवे डिस्पोज ऑफ किया, छोड़ दो। एक्सचेंज से एसेट आया, आने वाले की कॉस्ट कितनी है? तो फिर इंटेंजिबल एसेट डेबिट हुआ और डिस्पोजल अकाउंट कहां जाऊं? डिस्पोजल में। डिस्पोजल को क्या करूं? क्रेडिट करूं। कितने से? 60,000 से। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ओके, इसके बाद क्या है पढ़िएगा। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का BD है कितना? 16,000। ओके हो गया। एक ओपनिंग एसेट है, एक एडिशन हो रहा, एक डिस्पोजल हो रहा। जाएं FR1 में, चले गए। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, नीचे डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, उससे नीचे डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। आए भाई, वर्किंग नंबर 1 सब बच्चे करके दें मुझे ज़रा, सब बच्चे मुझे वर्किंग नंबर 1 कर दें। बाकी आपने फॉर्मेट बनाया हुआ है उसी में फिल कर लेंगे, वर्किंग नंबर 1 कर दीजिए।
बस इतना रोज मिलाना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस किस साल का? 2018 का। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 2018। क्या लिखूं? अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। मेथड कौन सा सिलेक्ट किया है? स्ट्रेट लाइन। किस पर लेते हैं स्ट्रेट लाइन? नहीं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस, शाबाश, क्योंकि अभी रेजिडुअल वैल्यू नहीं तो इग्नोर कर दो। कॉस्ट कितनी थी? 80। इसमें से किसे एक्सक्लूड करना है? डिस्पोजल को। किसे एक्सक्लूड करना है? डिस्पोजल को। अब देखें क्वेश्चन में कहीं बताया जाने वाले की कॉस्ट? नहीं, लिखें भाई डेटे में 1/4 of the intangible asset, 1/4 of intangible asset from opening balance was given up in this transaction, was given up in this transaction। इस ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में मैंने कितना एसेट दे दिया जी? 1/4। कौन सा 1/4? ओपनिंग का। अब बताएं जी, ओपनिंग का 1/4 कितना बना? तो फिर ये 80,000 ओपनिंग है, इसमें से कितना चला गया? बोले 20,000 चला गया। अब आ जाए यहां पर, अभी इधर वापस आता हूं। आए जी, डिस्पोजल डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। कौन से एसेट के लिए? गिविंग अप के लिए या रिसीविंग अप के लिए? गिविंग अप के लिए। कितना लिख दूं यहां? 20,000। आने वाले की कॉस्ट 60,000, जाने वाले की कॉस्ट 20,000। यहां तक ओके? अब इधर आ जाए, ये कौन से एसेट्स हैं? ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। क्या है? ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ये कितने टाइम इस्तेमाल हुए? पूरे साल। रेट बता दे, फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं? पूरे साल कितना बना? 6,000। कितना बना? 6,000। नीचे क्या लिखा करता था? अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस। कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं भाई? कहाँ जाऊं? एडिशन वाली साइड पे। कितना एडिशन हुआ? 60,000। कोई रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं। इनटू 10% कर दूं, फ्रैक्शन लगाऊं। फ्रैक्शन का रूल क्या है? बाइंग कब हुई? ओपनिंग कब है? जाने वाला कब गया? एक साथ नहीं, 30 से 18। इंट्रो और FR1 याद रखना है FR2 बनाने के लिए, और कुछ नहीं है FR2 में, और कुछ नहीं है FR2 में। आप कहते रहोगे यार मुश्किल कब आएगी, मुश्किल कब आएगी? नहीं आएगी इंशाल्लाह, अगर इंट्रो और FR1 मजबूत है। ठीक है, आप बताएं क्लोजिंग बैलेंस कब होगा? 31, 12, 18। टोटल कर दीजिए, कितना आया? 140। दूसरी तरफ भी 140। CD में कितना पड़ा हुआ है? 120,000। कितना बना बेटा? 6/12। रूल क्या था? बाइंग से ईयर एंड, एडिशन से ईयर एंड। कितना बना? 3,000। इसके बाद क्या लिखा करते थे? अमोर्टाइजेशन
amortization on disposal। जाने वाले को कितना एक्सक्लूड किया था? 20,000, ये लिख दिया 20,000 इंटू 10%। जाए FR1 में क्या रूल था? सब बोले ओपनिंग से कितना बना? 6/12। जी बोले 1000 जमा कर दीजिए 10,000। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। कहाँ लिख दो? यहां लिख दो। कितना आया? 10,000। ओके हो गया। यहां जाने वाले की कॉस्ट आउट हो रही है, यहां जाने वाले की अमोर्टाइजेशन आउट होगी। एसेट की कॉस्ट को जब इन करना होता है तो डेबिट किया करता था, जब आउट करता था क्रेडिट करता था। अमोर्टाइजेशन को जब इन किया करता था क्रेडिट किया करता था, जब एक्सक्लूड करूंगा डेबिट करूंगा। रूल क्या था इसके लिए? बाइंग से डिस्पोजल था। बाइंग से जब स्ट्रेट लाइन होता था तो एक फार्मूला यूज करते थे, और WDV होगा तो एक टेबल बनाएंगे। वहां WDV पे पहुंचेंगे, कॉस्ट में से WDV माइनस करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। क्लियर है? अगर मैं स्लिप ऑफ टंग में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दूं तो हो नहीं करना। ICAP के सजेस्टेड सॉल्यूशन में भी, इवन ICAP की बुक में भी कई जगह अमोर्टाइजेशन को किससे रिप्लेस कर दिया उसने। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप कहीं कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि PP ही ज़्यादा टीचर के दिमाग में छाया हुआ होता है, इंटेंजिबल कम छाया हुआ होता है। ठीक है, आ जाए। PPE FR1 के हर क्वेश्चन में होता था, लेकिन FR2 में इंटेंजिबल हर क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि इसमें और बहुत से टॉपिक है, इसलिए इसकी वर्थ जो है वो FR2 में उतनी नहीं है जितनी FR1 में IS 16 की होती थी। वो हैवी कज़न है, ये ज़रा माड़ा कज़न है। ठीक है भाई, आए जी। ये ओके हो गया। ये चाहिए मुझे, इसे मैंने वर्किंग 1 कहा तो इसे मैं क्या कह दूं? वर्किंग। अगर मैं आपसे कहूं आप ज़रा ट्राई कर दें तो कर सकते हैं? ज़रा कर दीजिए प्लीज़, नाराज़ ना होना। जल्दी से कर दें। वर्किंग 2 कर दीजिए प्लीज़। जी भाई, जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, अमोर्टाइजेशन रेट, क्यूमुलेटिव पीरियड। 1/1/16 को इसे बाय किया था और 30/6/18 को इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो कितना बना? 2.5 मंथ्स ईयर्स। जो न्यू कमर्स हैं, जिन्हें ज़रा प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, तो दोबारा सुन लीजिए। 1/1/16 को बाय किया, 31/12/16 तक 12 मंथ है, 31/12/17 तक 12 मंथ है, 30/6/18 तक 6 मंथ है। ये कितने बना? 2.5 मंथ्स। जी भाई, 2.5 ईयर्स।
5,000। ये 5,000 क्या है? जाने वाले की अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, उसकी बाइंग डेट से डिस्पोजल डेट तक, ये 5,000 आ गया भाई। अब लेजर को क्लोज कर देते हैं। ये कितना बना? 26,000। ये कितना बना? 26,000। 5,000 माइनस कर दीजिए प्लीज, 21,000। अब डिस्पोजल अकाउंट में चलते हैं। इंटेंजिबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट न्यू से, डिस्पोजल डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट ओल्ड से, जाने वाले की कॉस्ट 20,000। जाने वाले की अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट हो रही है और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 5,000 से। कैश दे रहा हूं और कभी कैश ले रहा हूँगा। अब कोई फिगर अज्यूम कर लें कैश देने की, कितनी कर दूं? 30,000 कर दें। 2,000 लिखा था, 20,000 पहले आ गया, उसे 22,000 कर दें ताकि फिगर में डिफरेंस रहे। कैश पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन 22,000 कर लें। 2,000 लिखा था, एक 2 और लगा लें, 22,000 बन जाएगा। कैश पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन 22,000 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन में ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी 22,000 लिख लीजिए प्लीज जी। क्या एंट्री होगी? डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? अगर कैश गया है तो कैश आया नहीं है, फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है, जब आएगा तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कर देंगे। अब डिस्पोजल को नॉर्मल लेजर की तरह क्लोज कर लेते हैं। ये साइड बिगर है, कितनी है? 65,000। अगर ये बिगर है तो लॉस नहीं आ सकता। इधर 65,000 माइनस करें ऊपर वाली दोनों फिगर, 42। भाई ये 42 बना, कितना बाकी बचा? 20,000, 23,000। डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ओके, पक्का? अब इसी क्वेश्चन को रीसॉल्व करना पड़ेगा हमें, किससे? WDV से, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट यहीं पर रिवाइज हो जाए। कितनी देर लेंगे? 5 मिनट ले लें। लिखें एग्जाम्पल 2। पहले ये कॉपी करें, 1 मिनट ले लें, 1 मिनट ले लें। अब आप बड़े हो गए, जरा जल्दी जल्दी कॉपी किया करें भाई। ये कॉपी करें, फिर मैं एग्जाम्पल 2 लिखवाता हूं आपको। लिखें जी एग्जाम्पल 2। ऑल डेटा इज सेम एज इन एग्जाम्पल 1 एक्सेप्ट WDV मेथड। All data is same as in example 1 except WDV method। WDV से मुझे इसे सॉल्व कर दीजिए प्लीज। 5 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। बच्चियां साथ हो जाएं, सेकंड रो में बच्चियां साथ हो जाएं, बच्ची को जगह दें। सात बजे क्लास का मतलब है 6:55 पे आप अपनी सीट्स पर हों, ताकि 7 बजे हम क्लास शुरू कर सकें।
एक मिनट रुकें भाई। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का बीडी कितना रखा हुआ है? हाँ, अब उसको आप कर दीजिए एग्जाम्पल 2 में। पहले साल 80,000 पे 10, 80,000 था, 10%, 8,000, 72,000, 72,000 में से 7,200, 72,000 में से 7,200 माइनस कर दें, 64,000, 80,000 में से ये माइनस कर दें, 80,000 में से 15,200 लिख लीजिए ज़रा। अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस 15,200 कर लें, क्योंकि मैंने WDV मेथड यूज़ किया। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस एग्जाम्पल 2 में कितना कर लीजिए? 15,200। अभी वेरीफाई भी हो जाएगा, जब हम इसे करेंगे वेरीफाई हो जाएगा कि WDV से 15,200 ही चलता है। सारा डाटा सेम है, WDV मेथड है, और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस हमने 15,200 रखा है। जो शहजादे और शहजादियाँ आपके दोस्त जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा मैसेज करके कहें कि अकल करो, कुछ ये FOR 2 है, थोड़ी सी अकल करो। कितने % सिलेबस हो जाएगा आज इंशाल्लाह? 2%। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। और रजिस्टर पर रोज़ का लेक्चर नंबर ज़रूर लिखा करें। जी बेटा, गर्मी लग रही है बेटा, AC ऑन कर दे यार। मैं शुरू करूं? जल्दी करें, रोज़ा खुलने वाला है। जी इफ्तारी है, हर मस्जिद में ही है। मदरसा राइस, यही नाम काफ़ी है। दुआ करें इसी नाम के साथ ज़िंदगी गुजर जाए कि मदरसा राइस ही रहे बस। ये भी आप लोगों की बरकत है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वैसा माहौल कॉलेज का बन जाता है माशाल्लाह। ये टैग है, इस टैग को दुआ किया करें ऐसे ही चलता रहे। जी भाई बताएं जी, इधर इंटेंजिबल एसेट में क्या तब्दीली आएगी? इंटेंजिबल एसेट में कोई तब्दीली आएगी? ओके। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। कितना लिखवाया मैंने? 15,200। अब आ जाए इधर वर्किंग में। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 2018 का करना है। कौन सा मेथड है? WDV। अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। क्या करूँगा? ओपनिंग एसेट्स की पहले WDV कैलकुलेट करूँगा। उसकी WDV के लिए कॉस्ट का BD लूँगा। कितना है कॉस्ट का BD? 80,000। इसमें से माइनस करूँगा अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का BD 15,200। ये क्या है? WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स। WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स। इसमें से एक्सक्लूड करूंगा डिस्पोजल की ओपनिंग WDV। डिस्पोजल की, और डिस्पोजल की ओपनिंग WDV के लिए मुझे क्या चाहिए? टेबल चाहिए। कहाँ से शुरू करूंगा? 20,000 से।
ये कब बाय किया था? 1/1/16 को। ये इसकी क्या थी? कॉस्ट। पहली अमोर्टाइजेशन 31/12/16 को। $20,000 का कितने परसेंट? 10%। फ्रैक्शन लगाऊं, कितना बना? 2,000। बाकी कितनी WDV बची? 18,000। दोबारा कब अमोर्टाइज हुआ? 31/12/17 को। 18,000 का अब कितने परसेंट? 10%। कितना बना? 1,800। बाकी कितना बचा? 16,000। ये क्या है? WDV। किस डेट की? 31/12/17, जो FR1 में क्या कहलाया करता था? 1/1/18। अब यहाँ ले आए इसको, 1/1/18 की फिगर 16,200। सिर्फ मुझे फाइनल WDV बताएं। फाइनल WDV जिस पे मैंने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है। 48,600। कितने परसेंट लो? 10%। फ्रैक्शन लगाऊं, बताएं। 4860। एडिशन में कोई तब्दीली आएगी? एज इट इज रहेगा, क्योंकि पहले साल कॉस्ट पे होता है। कॉस्ट इंटू रेट इंटू एडिशन से ईयर एंड। एडिशन से ईयर एंड कितना बना? 3,000। अब इसी टेबल को डिस्पोजल के लिए आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। कहाँ तक लेके जाऊंगा? 30/6/18। अमोर्टाइजेशन के लिए 16,200 का, और फ्रैक्शन लगाऊं। फ्रैक्शन का रूल, ओपनिंग से डिस्पोजल। ओपनिंग से कितना बना? 810 माइनस कर दीजिए 15,390। ये क्या आ गई मेरे पास? WDV। किस डेट की? 30/6/18। 810 इस साल के एक्सपेंस में ऐड कर दीजिए, जमा करते। 8670। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। एंट्री बताएं। एट सिक्स जमा कर दें 23,870। 23,870। अब क्या चाहिए? जाने वाले की अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बाइंग से डिस्पोजल तक। बाइंग से, और उसके लिए नई वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, इसी टेबल से यूज़ कर लेंगे। 3 फार्मूले हमने सीखे हुए हैं। WDV इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। बार बार स्लिप करेगी टंग, लेकिन 2-4 दफ़ा दिन में सेट हो जाएगी। अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट कितनी थी? 20,000। WDV 15,390। अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 46। ये जाने वाले की अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है। आए जी 4610 माइनस कर दें भाई 19,260। ये दोनों चेंज और ये भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, जाने वाले की बाइंग डेट से डिस्पोजल डेट तक की अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वो कितनी है? 46। आई थिंक सो अभी भी यही साइड बड़ी है। कितनी बनी? 64,610। 64,610। कितना गेन है? 22,61। लो भाई, एक्सचेंज हमने रिवाइज कर लिया, स्ट्रेट लाइन से भी कर लिया और WDV से भी कर लिया। लाइन जी, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। ये फॉर्मेट और एंट्रीज भी आपको कर दी हैं। एंट्री चलें कर लें, रिवाइज हो जाएगी।
पहले स्ट्रेट लाइन से एंट्री बाद में करता हूँ WDV का, क्योंकि सॉल्यूशन सामने है। यहाँ से मुझे एक्सचेंज की एंट्री रिकॉर्ड कर दें अपनी कॉपीज़ पर, अपनी कॉपी पर, अपने रजिस्टर पर एक्सचेंज की एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिए प्लीज़। WDV से एंट्री यही रहेगी, स्ट्रेट लाइन में से फिगर चेंज कर लेंगे। एक्सचेंज की एंट्री किस चीज़ को गायब कर देंगे? वर्ड डिस्पोजल को। डिस्पोजल गायब हो जाएगा, बाकी एज इट इज सारी चीज़ें आ जाएंगी। 1 मिनट ले लें। ट्यूसडे इंट्रो का पेपर होता है आज, 27 का अपलोड कर दिया मैंने। 25-26 का तो नहीं लेना? पूछ रहा हूँ 7वें का। हाँ ले लो, 7वें का नहीं, उनका तो छठा, अभी ना लो। 25-26 कब आएंगे बस पेपर देने? लेना चाहिए, लेकिन उन्हें अनाउंस क्यों नहीं किया? कल बंदे कल कर लेंगे, कल ले लेंगे, क्या उनके 3 तो रात को ले लेंगे। पूरा दिन पड़ा। हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो। जी भाई लिखो एंट्री बेटा। सुने भाई, इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा, कौन सा वाला? न्यू। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट होगी, किस एसेट की? ओल्ड एसेट की, क्योंकि न्यू की तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी ट्रांजैक्शन में कैश क्योंकि जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा, और इंटेंजिबल ओल्ड भी क्रेडिट होगा, और गेन भी क्रेडिट होगा, गेन ऑन डिस्पोजल। जी भाई, इंटेंजिबल न्यू कितने से डेबिट हो रहा है? 60,000 से। WDV में अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 4610। कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? 22,000 से। इंटेंजिबल ओल्ड 20,000 से। गेन ऑन डिस्पोजल 22,610। ये WDV से हमने एक्सचेंज की एंट्री पास की है। इस स्ट्रेट लाइन से आप कर लें, मेरे ख्याल में सिर्फ ये चेंज होगा, गेन, ठीक है, और अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। चलें लिख देता हूँ अभी दोबारा। ये WDV से एक्सचेंज की एंट्री है। अब स्ट्रेट लाइन से आ जाए। इंटेंजिबल एसेट न्यू डेबिट होगा, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा, इंटेंजिबल एसेट ओल्ड क्रेडिट होगा, गेन ऑन डिस्पोजल भी क्रेडिट होगा। न्यू 60,000 से ही डेबिट होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में देखें अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी थी? 5,000। कैश हमने 22,000 ही दिया था, ओल्ड 20,000 से क्रेडिट हुआ था, गेन कितना आया था? 23,000। कितने एंगल से हमने एसेट एक्वायर कर लिया? 2। कल सेपरेटली परचेज किया था, आज हमने एक्वायर किया थ्रू एक्सचेंज। अब हेडिंग बनाएं, एक्विजिशन थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। एक्विजिशन थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। ये 2 क्यों है? कौन सा खराब है? फेंक दो इसे।
जी अब सुने भाई, लिख लिया क्या? ये कुछ पुरानी बातें FAR 1 की रिवाइज करवा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुकलेट में मौजूद है। FAR 1 की पुरानी बातें हैं। कैश पेड गिवन नहीं होता था तो कैसे करते थे? कॉस्ट ऑफ न्यू इंटेंजिबल एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस FAR 1 का कॉन्सेप्ट है, ज़रा रिवाइज करवा दें मुझे। जितने में ऑक्शन सेंटर हमारा पुराना एसेट एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कहते हैं। याद होगा आपको FAR 1 में 20-25 मिनट का एक लेक्चर आपको दिया था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एंड ओल्ड एसेट इज गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज नॉट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट बोथ आर नॉट गिवन। उससे रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए हुए हैं मैंने। प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड, ये सारा वही FAR 1 है। मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए दे दिया, ICAP की बुक ने इसको अपनी बुक में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सेफ्टी पर्पस के लिए इसलिए दिया कि हो सकता है ये जो हमारा एक्सचेंज है इसमें ऐसा कोई पॉइंट आ जाए तो उस वक्त एक छोटे से पॉइंट की हम भूल ना जाएं। जितना कुछ FAR 1 में पढ़ चुके हैं वो इनडायरेक्टली FAR 2 के सिलेबस का हिस्सा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रो का और FAR 1 का उठाकर FAR 2 के क्वेश्चन में पुट कर सकता है। और समटाइम वो कॉन्सेप्ट इतना छोटा होता है कि हम स्किप कर देते हैं, लेकिन जब FAR 2 का पेपर सॉल्व करना होता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट मिस होगा तो FAR 2 की सारी नॉलेज होने के बावजूद हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। तो जो कुछ मैंने बुकलेट में डाला है इसमें से इग्नोर आपने कुछ नहीं करना, इंशाल्लाह पेपर इसी में आएगा। और मैंने सुबह भी आके कहा है आप अपने सीनियर FAR 2 में बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, सीनियर से ज़रूर एक मैसेज करके पूछ लें कि सर ने जो पढ़ाया था क्या पेपर उसी में से आया, क्या आप FAR 2 में कॉन्फिडेंट हैं? अगर हैं तो जो बुकलेट करवा रहा हूँ इसको हाथ में पकड़ के रखें, ठीक है? और अगर नहीं है तो उसका नंबर ज़रूर ले लीजिएगा और कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता अल्लाह ने चाह कि कोई बच्चा आपको ऐसे मिलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो। अब अगली बात सुने, ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, ये FAR 1 में एक दिन बताया था क्या होता है जी। अगर एक ट्रांजैक्शन में गेन या लॉस वाला एलिमेंट नहीं है, विदाउट कमर्शियल बेनिफिट आप कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। और बिजनेस में लैक ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि जितनी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें एक्सचेंज के केस में कोई ना कोई गेन या लॉस आ रहा होगा, हमारी ट्रांजैक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में फॉल नहीं कर रही होगी। ये होमवर्क में दे देंगे इन्हें। आए जी, हेडिंग बनाएं, एक्विजिशन थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, लिख लें भाई। अब याद करें, नॉन मॉनिटरी ग्रांट FAR 1 में दो तरीके थे, या तो हमने परवेज इलाही भाई को नॉमिनल अमाउंट दी थी या हमें फ्री में मिला था। फ्री की कैलकुलेशन नहीं होती, सिंपली फ्री मिले तो हम कोई 1-2 रुपए उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसको रीवैल्यूएशन मॉडल में ले जाते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्यों लेके जाया करते थे? ताकि करंट सिनेरियो की जो प्राइस इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट बेस्ड प्राइस जो है वो बुक्स में आ जाए। अदरवाइज ये बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी कि कोई करोड़ों या अरबों की बिल्डिंग है और आप उसे कह रहे हो ये 2 रुपए कॉस्ट कर रही है मुझे, इसलिए हम उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाते हैं। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर स्टाइल है नॉन मॉनिटरी ग्रांट का, वो क्या था? हम एक नॉमिनल अमाउंट पे करते हैं, और जब हम नॉमिनल अमाउंट गवर्नमेंट ग्रांट के लिए पे करते थे किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो फिर दो अंदाज थे, या तो हम उस एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे शो करते हैं या उसकी फेयर वैल्यू पे शो करते हैं। हेडिंग बनाएं, समटाइम्स एंटिटी में एक्वायर an intangible asset. Sometime entity may acquire some intangible asset through government grant
through government grant first bullet free of cost, first bullet free of cost, number 2 at nominal amount, या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा या बोले भाई, और हम किसको फोकस करेंगे, नॉमिनल अमाउंट पे करके जो हमने लिया होगा। अब इंटेंजिबल एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू जो मिलते हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये क्या है, एयरपोर्ट लैंडिंग राइट, हर एयरपोर्ट पे हर फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती। अभी पिछले दिनों इंडियन एयरलाइन का एक जो जहाज़ है वो पाकिस्तान कराची में लैंड किया, लेकिन पहले उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से परमिशन ली। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या राइट नहीं था, लैंडिंग राइट नहीं था। और ये एथिकली जो है पूरी दुनिया में कंट्रीज एक दूसरे को ऐसे टफ हालात में या एक्सीडेंटल इश्यूज़ में हेल्प करते हैं, ऑल्दो उस वक़्त वो लैंडिंग राइट के बगैर जो है वो लैंड कर रहे होते हैं। ह्यूमैनिटी समझ लीजिए इसे। अदरवाइज़ आपको किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए क्या लेना पड़ता है, राइट लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो सकती है, लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो और टेलीविज़न स्टेशंस, फिर इंपोर्ट लाइसेंस, और फिर कोटास। ये कोटास आमतौर पे एक्सपोर्ट के होते हैं। पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर जो एक्सपोर्ट है वो 2 ही रह गई हैं, अब तो वो भी आलमोस्ट ज़ीरो के करीब है। एक कॉटन है और दूसरा फ्रूट है, ये जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं। तो इसके लिए ये कंपनीज़ को क्या देते हैं, कोटा देते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट जितनी भी पाकिस्तान की होगी आप मैक्सिमम उसका 10% जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो कोटा सिस्टम। और लास्ट क्या है, राइट टू असेस अदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। हर रिसोर्स पर हर कंपनी का राइट नहीं होता, खासकर वो राइट्स जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जैसे ऑयल एक्सप्लोर करना, इसका क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सुई गैस के कोई रिसोर्सेज हैं, इसका क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट टू असेस अदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। और ये रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज भी सर्टन कंडीशंस को मीट करने के बाद अलाउ किए जाते हैं। तो यहाँ MCQ आ सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये क्या गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एक्वायर हो सकता है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ से कैलकुलेशन आ सकती है और यहाँ से थ्योरेटिकल MCQ आ सकता है। आगे चलते हैं। रिकग्निशन का मतलब क्या, कब रिकॉर्ड करना है। लेकिन FAR 2 में रिकग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट मोर और लेस इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे होते हैं। रिकग्नाइज करने का मतलब कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अब या तो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है या नॉमिनल वैल्यू पे मिल रहा है, और हमने कहा था कि हम डिस्कशन किस पे करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे। अब नॉमिनल वैल्यू का मतलब है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट की प्राइस बहुत हाई है और गवर्नमेंट ने आपको वो लो प्राइस पे दे दिया। जैसे अल्लाह महफूज रखे, अभी भी असरात बाकी हैं, कोरोना की वैक्सीनेशन अगर है और गवर्नमेंट ने इस वैक्सीनेशन को अप्रूव करना है, तो गवर्नमेंट ने अगर ये फार्मूला आपको मेडिसिन का नॉमिनल प्राइस पे दे दिया तो फिर 2 तरीके हैं। या तो अच्छा, ये फार्मूला एक इंटेंजिबल एसेट होता है, मेडिसिन का फार्मूला, या किसी ये जो फूड होती है इसकी रेसिपी का फार्मूला, ये सारे क्या हैं, ये इंटेंजिबल एसेट है। अब आपने जो नॉमिनल प्राइस दी है, एक तरीका ये है कि इंटेंजिबल एसेट डेबिट कर दें, कैश क्रेडिट कर दें, किस प्राइस पर, नॉमिनल प्राइस पर। दूसरा तरीका क्या है, उस फार्मूले की या उस इंटेंजिबल एसेट की मार्केट से फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लें और एसेट को डेबिट करें फेयर वैल्यू से, कैश को क्रेडिट करें नॉमिनल अमाउंट से, और बाकी अमाउंट कहाँ ले जाएं, डेफर्ड ग्रांट में। कहाँ ले जाएं, डेफर्ड ग्रांट में। और फिर जैसे जैसे उस इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करते जाएंगे वैसे वैसे उस डेफर्ड ग्रांट को उठाकर डेबिट करेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट करते जाएंगे। ये पढ़ा हुआ है हमने IAS 20 में। आगे कीजिएगा भाई जी, मेरे पास ही है, ये खेल भी चलता रहेगा। अब इसको तो जेब में रखे ना, आपने फिर सामने रख दिया। सर ये हासिलपुर की चीज़ नहीं है, आप उसे दिल से लगा के रखते हैं। कमाल हो गया, रमज़ान चल रहा है।
जी भाई, पाक गवर्नमेंट ने दिया जी इन्हें हासिलपुर में एक इंटेंजिबल एसेट, पढ़े एग्जाम्पल 8। Pak government granted the entity and intangible asset entity paid a nominal amount of 1200 और उस वक़्त उस इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है 1 लाख। पास जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट। अब मुझे बताएं IS 38 वर्सेस IS 20 चल रहा है, इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करना IS 38 है, अकॉर्डिंग टू IS 20 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। IS 20 कितने तरीके होंगे यहाँ 2। पहला तरीका क्या होगा एट नॉमिनल वैल्यू, दूसरा तरीका एट, तो नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड कर दें, एंट्री पास कर दें। क्या एंट्री होगी इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश कितने पे बुक करेंगे 1200 पे कर दीजिए। कितने शहजादे और शहजादियों ने होमवर्क ट्राई किया? बाकी सारे बादशाह सलामत है? ऐसे ना करो यार, फिर काम ना पाइलअप हो जाएगा प्लीज। कल आज और कल का दोनों होमवर्क करके लेकर आने, ताकि आखिरी 15 मिनट में आपके साथ डेली होमवर्क डिस्कस करता रहूं और FAR 1 की ये जो एक ग्रीवेंस थी इंशाल्लाह इसको मैं दूर कर सकूं। समझ गए? तो कल और डेली, कल नहीं सिर्फ डेली पिछला होमवर्क जो बच्चे करके लाएंगे इंशाल्लाह उनका रिजॉल्व हो जाएगा। करेगा 15 मिनट काफ़ी होते हैं, क्योंकि मुझे भी फ्रेशली पता होता है मैंने कल क्या होमवर्क दिया, आप भी करके लाए भी होते हैं, तो चीज़ें पेंडिंग में नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, इसलिए प्लीज़। और जो घरों में बैठे हुए ने कि यार यूट्यूब पे लेक्चर मिल तो रहा है, तो ये 1-2 दिन के बाद मैंने देना छोड़ देना यूट्यूब पे लेक्चर, फिर आप जाने और आपका अपना यूट्यूब चैनल जाने। जी भाई, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट एट नॉमिनल कॉस्ट। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने दिए भाई 1200। और दूसरा क्या है एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। बेटा बातें नहीं। अब इंटेंजिबल एसेट को डेबिट करूंगा कितने से 1 लाख से, बैंक क्या कर देंगे क्रेडिट कितने से 1200 से, और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर देंगे कितने से 98,800। इससे आगे की प्रोसीडिंग्स पे हम नहीं जा रहे कि कॉस्ट मॉडल यूज़ करेंगे या रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करेंगे, फिर कैसे इसको अमोर्टाइज करेंगे, ये कहानी बात की है। कितने तरीके से एक्विजिशन ले ली 3 भाई। पहला सेपरेटली एक्वायर किया, दूसरा एक्सचेंज से एक्वायर किया, तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट से एक्वायर किया। अब बात गौर से सुनिएगा, ये जो चौथा केस मैं आपको करवाने लगा हूं ये टाइम कंज्यूमिंग है। आज से हम एसेट को क्या करेंगे इंटरनली जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इंटरनली जनरेट करने का मतलब खुद बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे? कोई भी इंटेंजिबल एसेट। एक बात तो ये याद रखिएगा, हर इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट नहीं हो सकता, और जो होंगे उनका क्या प्रोसेस होगा पहले ये सुन लीजिए। पहले तो मुझे ये बताएं आप लोग एक्सपर्ट किस चीज़ के हैं? नंबर्स के। और रिसर्च कौन करता है? साइंटिस्ट, R&D डिपार्टमेंट। इंट्रो में या FAR 1 में हम ये कहते हैं कि हेड ऑफिस में कितने एक्सपेंसेस इनकर होते हैं।
हेड ऑफिस में कितने एक्सपेंसेस इनकर होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में कितने एक्सपेंसेस नजर आया करते थे? 4 पहुंच गया बच्चा, 4। एडमन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट। FAR 2 में एक 5वां भी आने लगा, रिसर्च कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D कॉस्ट। क्या? R&D कॉस्ट। अब ये R&D डिपार्टमेंट जो है ये हेड ऑफिस में नहीं होता। R&D डिपार्टमेंट जो है ये फैक्ट्री में नहीं होता। इसलिए इंट्रो में सर अंसारी ने कहा था कि किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक हेड ऑफिस, एक फैक्ट्री। आज सर अंसारी कह रहे हैं कि उसके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, 3 ऑफिसेज होते हैं। एक हेड ऑफिस होता है, एक फैक्ट्री होती है और एक R&D डिपार्टमेंट होता है। R&D डिपार्टमेंट में वाइट कोट पहने, मोटे मोटे चश्मे लगाए और उड़े उड़े बाल वाले साइंटिस्ट होते हैं आमतौर पे, पढ़ाकू, चपाकू। और उनके पास अगर चले जाएं तो वो हर वक्त क्या कर रहे होते हैं? रिसर्च कर रहे होते हैं। सॉरी, कोई अगर साइंटिस्ट सुन रहा हो तो माइंड नहीं करना, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुम रिसर्च कर सकते हो? आपने इस एनर्जी सेवर का कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में लेके आना है, आप इस पे रिसर्च कर रहे हो। प्रोजेक्टर का कोई नया वर्जन लेकर आना है, आप इस पे रिसर्च कर रहे हो। मेडिसिन पैनाडोल पाकिस्तान में शॉर्ट हो गई, आपको पता है जो चीज़ की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाती है। रमज़ान में फल की ज़रूरत है तो फल शॉर्ट है। इंसान को जीने के लिए आटे की ज़रूरत है तो माशाल्लाह पाकिस्तान में आटा भी शॉर्ट है। अल्लाह करे हमारे हाल पे कोई रहम आ जाए भाई, अल्लाह कर। छोड़े भाई सियासत की बात नहीं करनी, ठीक है। आप नवाज शरीफ बोलेंगे, वो इमरान खान बोलेंगे, वो फजल रहमान बोलेंगे, ये जरदारी बोलेंगे, अल्ताफ़ भाई की भी कोई बाजी जो है वो फ़ैन बैठी भी होंगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ सियासत पे बात नहीं करनी। सियासत जो है ना वो आपस में मसले ख़राब करती है, प्लीज़। अब सुने भाई, अब बात ये हो रही है मेरे दोस्तों, ना मैं एक्सपर्ट हूँ रिसर्च का, ना आप। होता क्या है, बच्चा कहता है मैं तो एक्सपर्ट नहीं बनूंगा रिसर्च का, लेकिन जो मुझे पढ़ा रहा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी है, इसलिए इसे रिसर्च पे उतना अबूर होना चाहिए जितना किसी साइंटिस्ट का होता है। तो भाई ये मैं पहले कह रहा हूं कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं आप जैसा ही हूं। थोड़ा बहुत अल्लाह ने अगर नंबर्स में परफेक्शन दी हुई है अपने फजल से, तो हम नंबर्स के एक्सपर्ट हैं, हम रिसर्च के एक्सपर्ट नहीं हैं। इसीलिए कुछ जगह पे मैं आपको कहूंगा भाई क्या ओपन कर लो IFRS, वहां वो पैराग्राफ होगा। अच्छा मजे की बात, वो पैराग्राफ भी ISB के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने नहीं बनाया। ये स्टैंडर्ड बनाते हुए जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आई होगी तो ISB ने भी किसे हायर किया होगा? साइंटिस्ट को हायर किया होगा और उन्हें कहा होगा जरा बताएं जी रिसर्च एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। इसलिए रिसर्च एक्टिविटीज को पढ़ते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे साइंस के जो हमारी डिक्शनरी जिसे बिजनेस स्टडीज कहते हैं उनमें नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इस पे पैनिक नहीं होना। पैनिक इस पे होना है कि ट्रीटमेंट में आपको बताऊं, अगर आपकी उस पे ग्रिप ना हो सके, इस पे आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि सर ये रिसर्च एक्टिविटी कैसे है, स्टैंडर्ड ने कह दिया तो है भाई है, और उसने ओपन बुक भी कह दिया। इसलिए अगर कोई MCQ रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड आएगा तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हम स्टैंडर्ड खोल के बता सकते हैं कि ये रिसर्च एक्टिविटी है या नहीं है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। इंटरनली जनरेटेड आइटम्स, ठीक है, आइटम तो आप हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। उससे आगे चलते हैं। रिकॉग्निशन इशू, रिकॉग्नाइज करने में इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगी। पैराग्राफ कौन सा है? 51 to 53 IS 38 ओपन करना है। कितने बच्चों ने ऑर्डर कर दिया IFRS का? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 पहली अटेम्प्ट वाले हैं भाई। काइंडली यार ये ऑर्डर कर दीजिए क्योंकि इसके बगैर आगे चलना ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। It can sometimes be difficult for a company to assess whether an internally generated asset qualify for recognition as an asset in the financial statement because it is not
एसिड आइडेंटिफिएबल हो, इसकी निशानी सेपरेटली एक्सचेंज हो सकता है, रेंट आउट हो सकता है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट से या किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट से वो एसिड हमारे पास आया होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, और दूसरा उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो पाती। अच्छा, ये IS 16 में प्रॉब्लम नहीं आती। IS 16 में अगर आप खुद से कोई एसिड मैन्युफैक्चर करें तो वो फिजिकल सब्सटेंस में नजर आ रहा होता है, उसकी यूटिलिटी नजर आ रही होती है। यहां हमें ये दोनों पॉइंट बड़े क्रिटिकल नजर आएंगे। कैसे? आप इंटरनली जनरेट करने के लिए कोई इंटेंजिबल एसेट पहला काम करोगे रिसर्च का, और रिसर्च हमेशा कामयाब नहीं होती। सैकड़ों ऑल्टरनेटिव्स के बाद कोई एक स्टडी होती है जो क्लिक करती है और वो गो थ्रू होती है। कोरोना में पूरी दुनिया ने रिसर्च शुरू की, हल्के से हल्का मुल्क था, उसके साइंटिस्ट जिस भी लेवल की नॉलेज रखते थे उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की, और एक कंट्री में एक कंपनी ने नहीं की, एक कंट्री में सैकड़ों कंपनियों ने की, लेकिन कामयाब एक या दो हुए हैं। तो इसका मतलब रिसर्च में फेलियर का रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे ICAP में होता है। ठीक है भाई, इसलिए किसी आम बंदे को ना बताया करें मैं CA कर रहा हूं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का स्टाइल है CA का वो स्टाइल नहीं। अगर वो होता तो माशाल्लाह सारे पहुंचे भी सरकारें होती। आ जाओ, अब सुने भाई, जब हम इंटरनली जनरेट करेंगे इंटेंजिबल एसेट को तो हमारी पहली कोशिश का नाम होता है रिसर्च, और दूसरी कोशिश का नाम होता है डेवलपमेंट। तो इंटरनली जनरेट करते हुए किसी इंटेंजिबल एसेट को हम इस प्रोसेस को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? एक रिसर्च फेज और दूसरा, पढ़ें जी, एक रिसर्च फेज और दूसरा डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज आ नहीं सकता जब तक रिसर्च गो थ्रू ना हो जाए। या तो रिसर्च पे बैकआउट कर जाएंगे या फिर रिसर्च से आगे चले जाएंगे। मेरी स्टोरी सुनिएगा। इंट्रो में हम कहा करते थे यहां ट्रायल बैलेंस पड़ी होती थी और वो सामने इनकम स्टेटमेंट, और आज यहां खड़े होकर मैं रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? मैंने रिसर्च स्टार्ट की और रिसर्च मैंने 8 महीने परफॉर्म की। कितने महीने? IS 38 कहता है इन 8 महीने ज्यादा हो जाएंगे, मैं साल में इसे कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, 4 महीने कर लो। 4 महीने रिसर्च की। IS 38 कहता है इन 4 महीनों में रिसर्च एक्टिविटी पे जितना रिसोर्स लगाया वो सारा एक्सपेंस आउट होगा। सुनते जाइएगा, 4 महीनों में जितना रिसोर्स लगाऊंगा सारा एक्सपेंस आउट होगा। एक्सपेंस आउट होगा तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस का कोई नाम भी होगा, रिसर्च एक्सपेंस। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, या बैंक क्रेडिट होगा या पेएबल क्रेडिट होगा। 4th मंथ के बाद मैं 5th मंथ में आ गया और 4th मंथ की फाइंडिंग ने मुझे बूस्ट किया, सपोर्ट किया कि चलो आगे चलो, डिस्कार्ड ना करो। हमें कुछ सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, कुछ उम्मीद हमें नजर आ रही है, कुछ क्लू हमें मिल रहा है कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम रिसर्च से किस फेज में आ गए? डेवलपमेंट फेज में आ गए। तो कह सकता हूं ये एडवांस रिसर्च होती है। ये क्या होती है? एडवांस रिसर्च। और इस फेज को क्या कहेंगे? डेवलपमेंट फेज। कौन सा फेज? डेवलपमेंट फेज के 2 हिस्से होते हैं। डेवलपमेंट फेज के 2 हिस्से होते हैं। पहला फेज रिसर्च के करीब होता है, 5th मंथ, 6th मंथ और 7th मंथ। अज्यूम कर रहा हूं कौन कौन से मंथ? 5th, 6th, 7th। क्या कर रहा हूं? डेवलपमेंट फेज में हूं, रिसर्च के करीब हूं, रिसर्च के करीब हूं। 7वें महीने के, 7वें कहा था, 5वां छठा 7वें महीने के एंड में मुझे ये कंक्लूड हो गया कि मेरी डायरेक्शन सही है और मैं मंजिल के करीब हूं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं मंजिल पा लूंगा। मंजिल पा नहीं ली, मंजिल पा लूंगा। अब रूल IS 38 कहता है 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ,
इसके एंड में जाकर आप कॉन्फिडेंट हुए कि मुझे मंजिल मिल जाएगी, मैं मंजिल के करीब हूं, इसलिए 5वां, 6ठा, 7वां महीना भी एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि मंजिल मिल जाएगी, मिली नहीं है। कितने महीने हो गए? पहले 4 महीने रिसर्च एक्सपेंस, अगले 3 महीने डेवलपमेंट एक्सपेंस, 7वें महीने के आखिरी दिन हमें पता चला कि हम जो करना चाह रहे हैं इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारी फिजिबिलिटी भी बन गई, मार्केट में डिमांड भी है, हम सेल भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, हमारी विश भी है कि हम इसे कॉम्पिटेंट हैं, हम इसे बना लेंगे इंटेंजिबल एसेट को। IS 38 कहता है जब एक सर्टेन क्राइटेरिया यस 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 देता चला जाए, 5 या 6 कंडीशन है, जब वो मीट हो जाएं, अब आपके पास राइट है कि अब आप एक्सपेंस आउट ना करो, अब आप इसे क्या कर लो? कैपिटलाइज कर लो। क्या कर लो? अब हम 8th मंथ, 9th मंथ इन दोनों को क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। लेकिन 8th मंथ और 9 मंथ में इंटेंजिबल एसेट अभी अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में नहीं आया, अभी नहीं आया, मंजिल के करीब है, उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, मंजिल पे अभी नहीं पहुंचे। मंजिल होगी जिस दिन इंटेंजिबल एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और, अब कौन सा महीना था? 8वां और 9वां महीना, इसमें इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा, लेकिन अभी 100% नहीं बना, 100% नहीं बना, कोई 60% बन गया, 70% बन गया, तो इसका मतलब अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में। अब जाओ FAR 1 में, बिल्डिंग बन रही है, अभी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में रेडी नहीं है, तो क्या कहते थे? कैपिटल वर्क इन। तो आज हम इस इंटेंजिबल एसेट को नाम देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। कौन सा महीना? 8वां और 9वां महीना। तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अमोर्टाइज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वर्केबल लोकेशन और 8-9 गुजर गए, 10वें महीने से ये एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ चुका, इंटेंजिबल कोई भी हो आ चुका। अब इस IS 38 कहता है कि इसे क्या करना शुरू कर दो? अमोर्टाइज करना शुरू कर दो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मेथड कोई भी ले सकते हो जो सुबह से मैं ले रहा हूं, दोबारा शुरू करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी को मैंने रिसर्च स्टार्ट की, कितने महीने का पहला फेज लिया था? 4 महीने का। 4 महीने इनिशियल रिसर्च की है। IS 38 कहता है ये हमेशा एंट्री बोले 5th, 6th, 7th मंथ डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेवलपमेंट जिसे एक तरह की एडवांस रिसर्च कहते हैं। IS 38 कहते हैं अभी भी चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं है, अभी भी इसे क्या करो? एक्सपेंस आउट करो। एंट्री बोले कितने महीने हो गए? 7 हो गए। 8वां 9वां 2 महीने कैपिटलाइज करूंगा, लेकिन अमोर्टाइज, इसलिए इसे कहूंगा इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करना है, प्रोसेस नहीं करना। वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोग्रेस का वर्ड यूज करते हैं। फिर 10वें महीने के पहले दिन ये अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में। अब IS 38 क्योंकि IS 16 का कजन है, वो कहता है इस डेट से इसे क्या करना शुरू कर दो? अमोर्टाइज करना शुरू कर दो। क्लियर है? अब आ जाए भाई, बुकलेट लाए हुए हैं? कितने बच्चों के पास बुकलेट नहीं है? खड़े होकर ज़ियारत करवाएं जिनके पास बुकलेट्स नहीं है, इंक्लूडिंग फीमेल्स। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाई। मैं भी तो देखो ना, अंसारी में दमखम है, बच्चों को सीधा रख सकता है या ऐसे छोड़ देना चाहिए पढ़ाना? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, ज़ियारत करवाएं, ज़ियारत करवाएं भाई। ज़ियारत हो रही है भाई, ज़ियारत हो रही है। माँ के लाल, अम्मा की लाल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये FR 2 के बच्चों का हाल है तो कहाँ जाके गिरे अंसारी यार, कहाँ जाए? हाय हाय हाय। हुरैरा मियाँ अपने वजूद पे ही तरस खाओ, आपकी मेहरबानी। पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आजकल वैसे ही लोग हर दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, मेहरबानी आपकी है यार। तुम शरीफ आदमी हो यार, तुम्हें मैं क्या कहूँ भाईजान। क्या कह रहे हैं? ओ भाई क्या कह रहा है?
कल लेकर आइएगा, बैठ जाए। ये नहीं, बच्चियों को किसने कहा? अकल करो। उन्होंने तो फिर सर्टन प्रपोर्शन बच्चों ली भी, आइंदा ना करें। हर बच्ची कल बुकलेट लेकर आए, तशरीफ रखें। अब सुनो बेटा, सुनो भाई, अभी मैं अपना टाइम ना इसमें नहीं लगाऊंगा कि भाई रिसर्च की डेफिनेशन पढूं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढूं, क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज है ही नहीं। इसके लिए तो अल्लाह भला करे 54, 55 और 56, 57, 58 और 50। लेकिन इंशाल्लाह मैं 8 दिनों में इतनी दफ़ा इन्हें बोलूंगा कि अल्लाह ने चाहा हमारे जहन में भी ये बैठ जाएगी कि ये रिसर्च होती है और ये डेवलपमेंट होती है। करता कौन है ये रिसर्च और डेवलपमेंट? साइंटिस्ट करते हैं। और हमारे खानदान में कोई साइंटिस्ट, किसी के खानदान में है तो उसे हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं क्लास में, वो हमें बताए कैसे रिसर्च करते हैं। तेरे खानदान में इंसान ही हो जाए तो काफी है, अल्लाह के बंदे, तू साइंटिस्ट पे जा रहा है। चलो, अब ये क्या है? रिसर्च, इसकी अकाउंटिंग एंट्री। ये क्या है? डेवलपमेंट। अगर 5th, 6th, 7th मंथ है, कहाँ है ये? 5th, 6th, 7th मंथ डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। और अगर 8 और 9th मंथ है, इंटेंजिबल एसेट, डेबिट, कैश या बैंक। और इंटेंजिबल एसेट के साथ क्या लगेगा? वर्किंग, जल्दी से करो यहाँ, CWIP। ओके हो गया? तो फिर डेवलपमेंट फेज के कितने हिस्से क्या करेंगे? अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ अभी तक तो एक्सपेंस, और जिस दिन क्राइटेरिया मीट हो गया उस दिन एसेट, लेकिन कौन सा? CWIP। और जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया लोकेशन और कंडीशन के साथ, तो फिर उस दिन उसे अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे, इंटेंजिबल एसेट डेबिट कर देंगे और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देंगे, जैसे इंट्रो में कैश फ्लो के टॉपिक में किया करते थे। कोई कंफ्यूजन? जी, मेरी कॉल कर लो, 1 सेकंड बस। नहीं, पढ़ाई का ही काम होता है यार। जी भाई, थोड़ा सा वेट करें। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि किस मंथ में क्या ट्रीटमेंट करनी है। अभी मैं एक क्वेश्चन लाने लगा प्यारे भाई, वहाँ से इंशाल्लाह फिगर्स के साथ आपको पता चलेगा कि किस वक्त किस फिगर को हमने कैपिटलाइज करना है। एक रूल याद रखिएगा, अगर इस फेस में कोई कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई, क्या तो आगे जाकर वो कैपिटलाइज नहीं होंगी। ये हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखिएगा। रीइंस्टेट नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? रीइंस्टेट नहीं कर सकते। अगर एक्सपेंस आउट हो गई तो एसेट नहीं बन सकती, और अगर एसेट बन गई होगी, आगे जाऊंगा। ऐसी तो खुद ही बोंगियां नहीं मारनी है, कोई शायराना मुशायरा नहीं चल रहा कि आप खुद ही जुमले से जुमला बनाए जाए। अगर एक्सपेंस आउट कर दिया तो आगे जाके कैपिटलाइज नहीं होगी। वाइस वर्सा जब तक नहीं सोचना जब तक ये खादिम आपको ना बता दे। और इस खादिम को IAS 38 बताएगा। R2 में कोई टीचर अपने पास से कुछ बता ही नहीं सकता। हमारा काम R2 में ये होता है कि बने हुए स्टैंडर्ड को ईजीएस्ट वे में आपको रिकॉर्ड करना सिखाना। ठीक है, कहाँ गए थे भाई? आगे चले भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता, 1.5 घंटा गुजर गया। आप सुनो भाई, ये निशानियां हैं रिसर्च की और ये निशानियां हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट ने तो बड़ी ही मेरी जिंदगी आसान की। जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ता हूं उसके हर बुलेट में रिजाइन, ठीक, और इसको भी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, इशू कोई नहीं है। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम साइंटिस्ट नहीं हैं, तो हम किसका सहारा लेंगे? स्टैंडर्ड का। 3 पैराग्राफ इधर हैं और 3 ही पैराग्राफ इधर हैं। पढ़ेंगे इन्हें राइट टाइम आने पर। जी जी सर, मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा पेशेंस।
भाई मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये आपकी टेंशन नहीं होगी पूरे पेपर में ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है, ये आपकी टेंशन नहीं है, इसको अपने ऊपर हावी भी ना करें। आप ये समझें क्वेश्चन में बताएगा कि ये रिसर्च है ये डेवलपमेंट, ऑल दो एक दिन के बाद मैं अपनी ये स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, मैं आपको रीड करवाऊंगा, आप खुद कहेंगे जनाब रिसर्च है या डेवलपमेंट। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्लियर कट वो बताता है कि ये फेज शुरू हो चुका है। हाँ, थ्योरी के एमसीक्यू में अगर थ्योरी का एमसीक्यू आया तो फिर आपको ये बुकलेट ओपन करके देखना पड़ता है कि ये सर्विस है या ये सर्विस है। अगर ये है तो रिसर्च है, ये है तो, अब सुने, अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो कौन से 4 महीने होंगे? फर्स्ट 4। अगर फर्स्ट 4 में ये 4 एक्टिविटीज हुई तो इन्हें क्या कहेंगे? एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस का नाम रिसर्च फेज से अगला फेज कौन सा मंथ शुरू हो गया? 5th, 6th, 7th। अगर ये एक्टिविटीज हो रही हैं तो कौन सा फेज चल रहा है? डेवलपमेंट फेज चल रहा है। अब डेवलपमेंट फेज चलते चलते एक टिल्टिंग पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जो कहेगा ओ भाई डेवलपमेंट का रिसर्च वाला पोर्शन खत्म हो गया, अब डेवलपमेंट का एडवांस वाला पोर्शन, जिस दिन वो एडवांस वाला पोर्शन शुरू होगा आप कहोगे अब मैंने डेवलपमेंट एक्सपेंस नहीं लिखना, अब मैंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है। अब आप कहोगे वो कैसे पता चलेगा? कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट फेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन, जब वो ये कह दे कि किस डेट पर इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई या सारी पूरी हो गई तो आप समझ जाओगे कि अब डेवलपमेंट का कौन सा लेवल है? एडवांस लेवल है। और डेवलपमेंट के एडवांस लेवल में, और वो एडवांस लेवल क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन। सिंपल है, जब पढ़ाऊंगा तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब ये कौन से है? फर्स्ट 4 मंथ एंट्री बोले, यहां से इधर गए कौन सा मंथ? 5th, 6th और 7th एंट्री बोले, 8th और 9th एंट्री बोले। ओके, अब कौन सा मंथ शुरू हुआ? 10th मंथ। 10th मंथ के स्टार्ट में इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा। एक तो ये एंट्री पास होगी और फिर साल के एंड में अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होगा और अक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट होगा। क्लियर? अब सुनो बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। एक एग्जाम्पल आज इसकी करवाऊंगा, फिर बाकी कल करवाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे आपको कोई और कॉन्सेप्ट इसके साथ लिंक करना है। एग्जाम्पल 9 पढ़ें ज़रा। जो कुछ मैंने पिछले 15 मिनट में बोला है मैं उसे कंक्लूड करने लगा, ध्यान से पढ़ना है। अक्रूवल प्रीपेमेंट याद है? किस सब्जेक्ट में कहा था? I2B में, इंट्रो में पढ़ा था, याद है? एक कैलेंडर बनाते थे। अच्छा, FAR1 में बोरिंग कॉस्ट याद है? क्या बनाते थे? कैलेंडर बनाते थे। ऐसे ही आज भी मैं और आप मिलकर क्या बनाएंगे? कैलेंडर बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट। पहला फेज रिसर्च का, दूसरा डेवलपमेंट एक्सपेंस का, तीसरा डेवलपमेंट एसेट का, चौथा इंटेंजिबल एसेट का, और उसके आगे की जिंदगी में अमोर्टाइजेशन। पढ़ें ध्यान से।
शुरू करूं बेटा? बुकलेट लेकर आए बच्चों, PDF ओपन कर लें। हाँ हो गई गौर। इसके बाद करता हूँ जब पढ़ूंगा। सुनो भाई, एक्सक्यूज मी। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फिर ये प्रोडक्शन प्रोसेस एक तरह की रेसिपी है, फूड का फार्मूला है, ठीक है। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट की कोशिश हो रही है भाई, इंटेंजिबल एसेट की कोशिश हो रही है। डेवलपिंग का मतलब खरीद रहा हूं या बना रहा हूं? बना रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? रिसर्च होगी। अब रिसर्च जो होगी वो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट नहीं कर रहे होंगे। कौन कर रहे होंगे? शेफ्स कर रहे होंगे। शेफ करेंगे ना भाई। ओ भाई, रेसिपी के लिए साइंटिस्ट बुलाओगे? वो जो एटम बम बनाते हैं उन्हें कहेंगे यार आज हमने ना चिकन कढ़ाई की कोई रेसिपी फाइनल करनी है, काइंडली आके रिसर्च कर। भाई जिसकी लाइन होती है रिसर्च भी वही करता है। आपकी मेहरबानी, कोई बोंगी ना मार देना। हाँ अब सुनो, ड्यूरिंग 2020 एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज ऑफ विच ₹90,000 वाज इनकर्ड बिफोर 31/10 and 10,000 was incurred between 1 नवंबर 20 से 31/12/20। जरा कैलेंडर बना लें अपनी रजिस्टर पे। कब शुरू किया भाई? कब शुरू किया? 1/1/20 को। ओके, कब तक चला? दरमियान में एक स्टॉप भी आया भाई, 31/10/20। 31/10/20 कितना खर्चा किया जी? कितना किया? 90,000। ओके, इसी को कह सकता हूं 1/11/20 भाई, कह सकता हूं। अब ये यहां से चला, कहां तक पहुंचा? 31/12/20। कितना खर्चा किया? 10,000। कितने महीने हैं ये? 2 महीने हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक महीने में कितना किया? 5,000। दूसरे महीने में भी कितना किया? 5,000। ये कितने महीने हैं? ये 10 महीने है। तो ये 90,000 कितने महीनों का है? ये 10 महीनों का है। और साइलेंट होने पर मंथ सेम है, पर मंथ सेम है। ये बेसिक अजम्पशन है। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो पर मंथ, पर क्वार्टर सेम है, पर हाफ ईयर सेम है, पर ईयर भी सेम है। आगे चलें। द कंपनी इज एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट that at 1 December 20 the production process met the certain criteria need for recognition as an intangible asset। ये क्या? कॉस्ट ऑफ, ये नहीं है, अगला पेज पिछला है। ये कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट फेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट और फ्रॉम द डेवलपमेंट फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट shall be recognized if and only if an entity can demonstrate all of the। और याद रखना, पेपर में कोई एक कंडीशन लिख दे और बाकियों के लिए खामोश हो जाए तो बाकी भी मीट हो गई। और ये लाइन आपको नजर आया करेगी, क्या? डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट ये वर्ड आया करेगा और ये कंडीशन हुआ करेंगी। एक लिख दी तो इसका मतलब, अच्छा कोई भी ना लिखी, बस ये लिख दी कि कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट द कंडीशन और क्राइटेरिया इज मेट, इसका मतलब है सारी मीट हो गई। अब आए, कब इन्होंने एक्टिविटी शुरू की इंटरनल जनरेशन की? 1/1/20 को। कब तक? और उसके बाद 10,000 इनकर किया नवंबर और
कब पता चला कि हमने क्राइटेरिया मीट कर लिया? यकम दिसंबर को, यकम दिसंबर को। अब देखिए यहां तक कितना इंकर किया, फिर कितना इंकर किया, फिर कितना इंकर किया। अब रूल क्या कहता है, इसे क्या समझू 90,000 को? रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश कितने से? 90,000 से। कब पता चला कि आपने क्राइटेरिया मीट कर लिया रिकॉग्निशन एज अ इंटेंजिबल एसेट? 1, 12, 20। तो ये जो फेस है इसमें क्राइटेरिया मीट हुआ नहीं हुआ, तो ये कौन सा फेस है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एसेट या एक्सपेंस और कैश, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। सुन लीजिएगा, इसे भी कह सकता हूं रिसर्च एंड, और इसे भी कह सकता हूं रिसर्च एंड, क्योंकि ये भी क्या है और ये भी क्या है। इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होना कि सर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये रिसर्च फेस है या डेवलपमेंट। इससे पीछे सारा क्या है? एक्सपेंस है। कोई जरूरत नहीं डिफरेंशिएट करने की। आई कैब खुद अपने कमेंट्स में कहता है कोई जरूरत नहीं डिफरेंशिएट करने की। हां, इससे आगे एक्सपेंस नहीं है, इससे आगे एक्सपेंस नहीं है। क्वेश्चन में कहीं बताया कि वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया? जब तक नहीं बताएगा कैपिटल वर्क इन, अब इसे क्या कहूं? नहीं, पूरा बोलेंगे पहले, इंटेंजिबल एसेट, और फिर ब्रैकेट में लिखोगे CWIP डेबिट और कैश कितने से? 5,000 से। अब मैं करूंगा क्या, अगले 20 मिनट बार बार ये कैलेंडर बनाऊंगा और इंशाल्लाह दूसरे या तीसरे कैलेंडर में ये चीज आपकी ग्रिप में आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कॉपी करें पहले, जरा जल्दी से करें, टाइम कम होता है। नाइन के बाद 8 सही है, ठीक है। कॉपी करने बेटा, 2 मिनट लगाएं। आज नहीं होगा वो काम, आज होगा नहीं वो काम। पढ़े भाई, इलस्ट्रेशन पढ़े। इलस्ट्रेशन का मतलब है आपने सिर्फ रीड करना है कि बाद आपको समझ में आती है या नहीं। इलस्ट्रेशन रीड करें। पीडीएफ में देखो बच्चों, आप ऐड नहीं है ग्रुप में? नहीं, किसी से ले लें मोबाइल थोड़ी देर के लिए या बुकलेट ले लें, उसका बैलेंस नहीं यूज़ कीजिएगा बस, ठीक है। मोबाइल ले लें उससे बच्ची से और गो थ्रू करें। पढ़ो भाई।
जी भाई क्या कह रहा है? कंपनी क्यू हैज़ अंडरटेकन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट टू डेट हैव बीन 8 लाख। टू डेट का मतलब अभी तक की तारीख में कितने खर्च हो चुके? 8 लाख। All of the condition for recognizing the development cost as an intangible asset have now been, अब intangible asset के तौर पर development cost को लिख दूं, अब condition meet हो गई, ठीक है। However 2 लाख of the 8 लाख, 8 लाख में से 2 लाख was spent before it became clear that the project was technically, इसका मतलब है टेक्निकली फिजिबल होने से पहले कितना खर्चा कर चुका? 2 लाख कर चुका। अब बताएं, ये कंडीशन मीट होने से पहले कि मैं इसको एज अ एसेट लिख लूं 2 लाख लगे, ये कौन सा फेस है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। जरूरी नहीं आप रिसर्च को अलहदा करो और डेवलपमेंट को अलहदा करो। अगर एक्सपेंस है तो क्या नाम दे सकते हो? रिसर्च एंड, तो फिर 2 लाख की एंट्री बोले, बाकी बचे 6 लाख कब से इंकर होना शुरू हुए? जब से वो टेक्निकली फिजिबल हुआ। अब इसका राइट बन चुका कि इस कॉस्ट को क्या बना दूं? एसेट बना दूं। क्या वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आने की लाइन लिख चुका? तो अभी तक इसे क्या समझूंगा? कैपिटल वर्क इन एंट्री बोले। फिर गलत बोल रहे हो, आप सिर्फ ये बोल रहे हो, पूरा बोलो। कितनी अमाउंट से? आप पढ़ लें भाई, ये आखिरी 4 लाइन पढ़ लें। छह लाख कैपिटलाइज कर दूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, और 2 लाख क्या कह दूंगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। जब रिसर्च एक्सपेंस और डेवलपमेंट एक्सपेंस बाइफरकेट ना हो सके तो दोनों को मर्ज करके क्या कह दूंगा? रिसर्च एंड। अब मैं एक एग्जांपल लाने लगा, हर बच्चे ने इंडिविजुअल ट्राई करनी है, दूसरे के रजिस्टर पे कैलेंडर नहीं देखना प्लीज। करें भाई, आपके पास सॉल्यूशन हो तो आपने कोई कॉपी रख लेनी है, कैलकुलेटर रख लेना है, ताकि इनोवेशन बाकी रहे, क्रिएटिविटी बाकी रहे। ध्यान से करें, इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। ईमानदारी से अपने रजिस्टर पे कैलेंडर बनाने की कोशिश करें, उस साथ के तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। सारे पास पेपर अल्लाह ने चाहे पहली अटैम्प्ट में सॉल्व होंगे, लेकिन माननी मेरी, अल्लाह के खैर करे। डायरेक्ट नहीं करना कि मैं अपनी कॉमन सेंस से करता हूँ, आगे जाके कॉमन सेंस ने गिर जाना है, आपने कहना उठाओ मुझे, अगले ने कहना मेरा रोज़ा है। ठीक है भाई। हाँ, हुरैरा किसी को कहेगा तो वो कहेगा आजा भाई तेरा कौन सा वज़न है, तो वज़न वाले बच्चों ने एहतियात करनी है। पढ़ना शुरू करो।
नहीं, चलो लो फिर 2 मिनट और ले लो। अली, आपने जो पॉइंट पूछा था अब आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी भाई, अब शुरू करूं? अब तो टाइम हो गया यार, टाइम ज़रा कम कम लेना है आपने, कोशिश करनी है तेज़ काम करें। 1/1/19 को एंटिटी ने स्टार्ट की रिसर्च, ठीक है भाई, ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ, और फार्मूला एक इंटेंजिबल एसेट है, फार्मूला एक इंटेंजिबल एसेट है, किसी चीज़ की रेसिपी एक इंटेंजिबल एसेट है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी उसका कम्बिनेशन होता है, जो भी रेशो होती है। ऑन 1/1/20 को, यानी पूरा 19 गुजरने के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। तो बताओ 1/1/19 से 1/1/19 से 31/12/19 तक कौन सा फेस है? रिसर्च फेस है। एंट्री बताएं। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, जाके लाएं 2019 का खर्चा 50,000 50,000। यहाँ तक कोई इशू नहीं। 1/1/20 को डेवलपमेंट शुरू हुई, यानी एडवांस रिसर्च शुरू हुई। 1/1/20 को डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, बट कंडीशंस क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट वर ओनली मेट ऑन 30/9/20। तो कह सकता हूं 1/1/20 को स्टोरी शुरू हुई भाई, 1/1/20 को स्टोरी शुरू हुई किसकी? डेवलपमेंट फेज के कौन से पार्ट की? एक्सपेंस पार्ट की। कब तक रही? शाबाश, 30/9, क्योंकि 30/9/20 को कैपिटलाइज करने की कंडीशन मेट हुई, यानी 1/10/20 से डेवलपमेंट का कैपिटलाइजेशन वाला फेज शुरू हुआ और 30/9/20 तक डेवलपमेंट का एक्सपेंस आउट वाला फेज चलता रहा। तो फिर मैं 2020 का यहां लगाऊंगा क्या? 30/9/20 और यहां लगाऊंगा 31/12/20। मुझे 2020 का टोटल खर्चा दिया गया 60,000। 60,000 ये कितने हैं? 9/, ये कितना है? 3/12 है। कितनी अमाउंट? 60,000। कितना बना? 45,000। अब बताएं इस 45,000 की क्या एंट्री करो? शाबाश शाबाश, वेल डन। डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना? 45,000। और इधर 60,000 का 3/12 कितना बना? 15,000। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 15,000 से।
आगे सुनिएगा ध्यान से। चलता रहा कौन सा फेज? डेवलपमेंट का वर्क इन प्रोसेस वाला फेज चल रहा है, क्योंकि वो तो कब से शुरू हो चुका? 1, 10, 20 से चलता जा रहा है। क्या कह रहा है? डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 31/10/21। ये वो पॉइंट है जब एसिड अपनी वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में आ चुका है। अब मुझे बताएं 31/10/21 को इंटेंजिबल एसिड बन गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खत्म होगा, लेकिन ट्रांसफर तो आखिरी दिन करेंगे। 2021 में कितना खर्चा हुआ? ये फेस साल के शुरू में था 1/1/20 से, हालांकि 30/9/20 से था, तो ये 1/1/21। इन 10 महीनों तक भी एडवांस डेवलपमेंट होती रही और इस डेट को आकर ये वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। सोच के जवाब देना, पहले सोचना है। सोचो तोलो फिर बोलो। FR2 में ये याद रखना, क्या? सोचो तोलो। ये 25,000 इसके लिए 10/12 करूं या नहीं? बच्चियों 10/12 करूं या नहीं? नहीं। बच्चियां कह रही है नहीं। चलो जो बताओ कौन कह रहे हैं नहीं? नहीं वाले, नहीं वाले। और जो कह रहे हैं यस, तो बाकी भाई नहीं करेंगे। लॉजिक सुनो, ये साल 21 का इस डेट तक डेवलपमेंट होती रही, तो असल में ये 25,000 कब तक का खर्चा है? 31/10/21 तक का खर्चा है, क्योंकि उसके बाद तो इस पे खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया है। तो याद रखना, लास्ट फेज में फ्रैक्शन ऑफ टाइम नहीं लगेगी। जो कुछ है वो इस एसिड की कॉस्ट का हिस्सा है। अब इस फेज में कब तक रुकूंगा? 31/10/21 और एंट्री होगी इंटेंजिबल। नहीं भाई अभी नहीं, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और बैंक कितने से? 25,000 हो गया भाई। अब बताओ किस दिन ये अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आया? यहां। अब इंटेंजिबल को कर दूंगा और वर्क इन प्रोसेस को कर दूंगा कितनी फिगर से? 40,000। 15 और 25 40। इसलिए यहां मैंने इंटेंजिबल नहीं लिखा था। आखिरी दिन जाकर जो कुछ पीछे CWIP में पड़ा होगा सारों को क्लब करूंगा और डेबिट कर दूंगा। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और इंटेंजिबल, भाई ऐसी एक बंद कर दो, इंटेंजिबल WIP क्रेडिट कितने से? 40,000 से। अगर नाराज ना हो तो बताओ, क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? अगर मैं इसको यहां 31/12/21 तक ले जाऊं तो किसी को एतराज तो नहीं? इंटेंजिबल एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई तो फिर अमोर्टाइज भी होगा वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में। मैं अज्यूम करता हूं इसकी लाइफ 5 साल है, तो क्या करूं? 40,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना बना? 1। एंट्री बोले अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट
कितने से? 1,333। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।